हमें फिक्र आपकी है, इसलिए आज की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, जो खबर सीधे आपसे कनेक्ट करती है। देश में साइबर क्राइम का आलम यह है कि कब कौन इसकी चपेट में आ जाए कहा नहीं जा सकता है। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, या यूं कहिए कि साइबर क्राइम उस लैंडमाइन की तरह हो चुके हैं कि कब आपका पैर ठगी की इस लैंडमाइन पर पड़ जाए और कब आप किस मोड़ पर इसका शिकार हो जाएं, कब आपकी जेब कट जाए, कह पाना बहुत मुश्किल है। तरीके लाखों करोड़ों तरह की आ चुके हैं, इसलिए साइबर क्राइम पर आज खुलकर बात करनी बहुत जरूरी है। देश के लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। आज की कवर स्टोरी में ठगी की वो कहानी बताने जा रहे हैं जहां देश भर के 400 से ज्यादा युवा निकले तो नौकरी पाने की चाहत में थे, लेकिन नौकरी की इस चाहत को कुछ ठगों ने सूंघ लिया और शुरू हुआ ठगी का वो खेल जो करोड़ों रुपए तक जाने वाला था। और इंडिया बोल रहा है में शो में आज हम ऐसे ही एक ठगी गिरोह का भांडाफोड़ करने जा रहे हैं जो देश के 8 राज्यों के करीब 400 छात्रों को चूना लगा चुके हैं। विदेश में नौकरी के नाम पर इन सभी से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। नौकरी के नाम पर बड़ा खेला। नोएडा के नटवरलाल ने करोड़ों ठगा। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर हो रहा है बड़ा गड़बड़ झाला। मोटी सैलरी का लालच देने वाले ठग गैंग से बच के रहना। अगर आप भी किसी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए विदेश में मोटी सैलरी पर नौकरी करने की सोच रहे हैं तो विदेश जाने की एक चाहत आपको महंगी पड़ सकती है। अगर नौकरी के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, इसके लिए किसी से संपर्क में हैं, तो उससे पहले यह खबर जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये सभी वो नटवरलाल हैं जिनकी ठगी की कहानी आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। ये सभी दिखने में भले ही भोले भाले लग रहे हैं, लेकिन मास्क के जरिए अपने मुंह को ढक कर रखने वाले ये वो नटवरलाल हैं जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि करीब 400 छात्रों के अरमानों पर न सिर्फ पानी फेरा बल्कि लाखों की चपत भी लगा दी और बैंक लोन में भी फंसा दिया। दरअसल विदेश जाने के नाम पर ठगी का मामला काफी गंभीर हो चुका है। बार बार धोखाधड़ी के बावजूद भी लोग ठगों के जाल में फंस रहे हैं। जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर लोग बड़ी चालाकी से बेरोजगार युवाओं को फंसाते हैं और फिर पूरी जेब खाली करा देते हैं। यही नहीं, अब तो लोन भी दिलवा देते हैं और लोन का पैसा भी उड़ा देते हैं। इंडिया डेली आज ऐसे ही एक ठगी गैंग का भांडाफोड़ करने जा रहा है जिसने पहले युवाओं को विदेश की बड़ी बड़ी आईटी कंपनी में मोटे मोटे पैकेज पर नौकरी का सपना दिखाया। उसके बाद कोर्स और इंटर्नशिप के नाम पर अपने जाल में फंसाया। फिर सभी कैंडिडेट को ऐसा ठगा कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा की एक जालसाज कंपनी ने नौकरी के नाम पर देश भर के 400 युवाओं से करोड़ों रुपए ठग लिए। नोएडा के नटवरलाल ने जालसाजी का पूरा खेल कैसे खेला, आपको एक एक डिटेल बताएंगे। पीड़ित छात्रों ने इंडिया डेली को जो आपबीती बताई है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि आखिर इस ठगी को अंजाम दिया कैसे गया। ठगों ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 2 में एक कंपनी खोली। इसके बाद नौकरी की चाहत रखने वाले 400 से ज्यादा छात्रों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया। इन सभी लोगों को विदेश में मौजूद नामी आईटी कंपनी में मोटे पैकेज पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। छात्रों से विदेश जाने से पहले 7 महीने का कोर्स और इंटर्नशिप करवाने की बात कही और कहा गया कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 40 लाख के पैकेज पर उन्हें विदेश में नौकरी मिलेगी और जो ट्रेनिंग की फीस होगी वो भी प्लेसमेंट के बाद देनी होगी। लक्ष्मी एसोसिएट अंदर बैनर होगा, बाकी बाहर कोई इंक्वायरी नहीं है। कोई भी बाहर से आप जाएंगे तो ऐसे कूड़ा कचाड़ा है, वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा आप वहाँ जाएंगे ना तो एरिया देख के नहीं लगेगा कि आपको वहाँ पे ऑफिस है। बस उसके अंदर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं 4-5 लड़कियां वहाँ पे, और क्या कहते हैं
जब फर्स्ट डे तुम्हारा होगा तो सेक्टर 82 ही तुमको भेजेंगे, पिलर नंबर 39 के सामने। इसके बाद बदरपुर बॉर्डर से निर्माण विहार, गीता कॉलोनी। वो कहते हैं ना कि अगर बड़ी मछली को फंसाना है तो उसके लिए सपना भी बड़ा दिखाना होगा। यहां भी खेल कुछ वैसा ही चल रहा था, क्योंकि अभी तक जालसाज कंपनी ने जो कहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ी बात, ठग गैंग ने अभी तक युवाओं से नौकरी के लिए कोई ऐसी डिमांड नहीं की थी जिससे उन्हें कोई शक हो। ऐसे में इस जाल में फंस चुके युवाओं को भी लगा कि अगर विदेश में अच्छे पैकेज की नौकरी मिल रही है तो उसके लिए 7 महीने की ट्रेनिंग ज्यादा नहीं। सभी शर्तों को मानने के लिए ये सारे युवक राजी हो गए। सर, इनके जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं और उस पर लिखा है कि 18,000, 19,000 अनपढ़ बच्चों को, 12th पास बच्चों को हम जॉब देते हैं, आप आइए इंटरव्यू दीजिए और हम जॉब देंगे। तो आपने कोई पैसा भी दिया इन लोगों को? हाँ सर, जब ये ऑफिस बुलाते हैं इंटरव्यू में, फिर वहाँ पे पैसे की बात करते हैं कि इतने पैसे दीजिए और आपकी इतनी अच्छी जॉब लगवाएंगे। वहाँ इनको पैसा दिया तो फिर सर दूसरे ऑफिस भगा देते हैं कि वहाँ जाओ। ये लोग किन किन कंपनियों में नौकरी दिलाने का आश्वासन देते थे, वादा करते थे? जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी डिस्प्ले जो है, और क्या मेट्रो और वीवो और ओप्पो, और फिर उसके बाद बोल देते थे जैसा तुम्हारा इंटरव्यू जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन करवा दूंगा। तो आपने कब फॉर्म भरा था या कब अप्लाई किया? सर, हम फर्स्ट डे कल आए थे इंटरव्यू के लिए सर। तो आपने भी कोई पैसा दिया था इनके अकाउंट में? 2200 रुपए। किस अकाउंट में दिया था? सर, नैन्सी राठौर। 500 रुपए ऑनलाइन कैश था, बाकी 1700 रुपए खाने कॉस्ट था। ठग गैंग के चंगुल में फंस चुके छात्र उस वक्त तक बेहद खुश थे जब तक वो विदेश जाकर नौकरी करने का सपना देख रहे थे। 40 लाख के पैकेज कमाने के अरमान संजो रहे थे, लेकिन ये सभी लोग पर्दे के पीछे चल रहे खतरनाक खेल से अनजान थे। इनको नहीं पता था कि इनके साथ लाखों की ठगी होने वाली है। तो आपने देखा कि किस तरह से नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर ठगी का एक खेल चल रहा था। किन किन राज्यों के लोग इस गैंग का शिकार हुए, आइए नजर डालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। मैप लेकर आइए जल्दी से, स्क्रीन पर आपके सामने मैप है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये वो राज्य हैं जहां के छात्र इस गैंग के संपर्क में थे और इस गैंग ने यहां के युवाओं को जो रोजगार की तलाश में थे उनको अपनी जाल में फंसाया और उसके बाद क्या किया वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये लालच क्या देते थे वो आपको बताते हैं। ये पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स कराने की बात करते हैं, यानी कि पहले प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद आप पैसे दीजिएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कोर्स कराने की बात कहते थे। प्रोग्राम पूरी तरह से ऑनलाइन है, इससे वो जूम के जरिए चलाएंगे, ये भी वो दावा किया जाता था। कोर्स पूरा होने के बाद विदेश में नौकरी मिलेगी। अमेरिका, जर्मनी, यूके की नामी कंपनियों में जॉब लगेगी। झांसे में लेने के लिए कुछ फर्जी छात्रों के पैकेज दिखाए गए, छात्रों से ऑनलाइन क्लास भी करवाया गया। लेकिन इस लालच के बाद ठगी को अंजाम कैसे दिया गया? क्योंकि शुरुआत में इन लोगों ने कहा कि आपको 1 रुपए भी नहीं देना है, आपको कोई रकम खर्च नहीं करनी है, आपकी जब नौकरी लग जाएगी तब आपकी EMI कटेगी। यहीं से जालसाजी की शुरुआत होती है। ठगों ने इसी तरह से छात्रों को फंसाने के लिए जाल बिछाया था। सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कैसे 400 युवाओं से करोड़ों की लूट की गई, अब वो पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। जब नोएडा के ठग गैंग को लगा कि उसका प्लान सक्सेस हो गया, जब नोएडा के इन नटवरलालों को यकीन हो गया कि अब वो प्लान बी को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो फिर वो आगे की प्लानिंग में जुट गए और इसके बाद शुरू हुआ करीब 400 छात्रों से ठगी का असली खेल। जालसाज कंपनी खोलकर छात्रों को ठगने वाले इन आरोपियों ने सभी छात्रों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, घर से जुड़े दस्तावेज और छात्रों के परिवारों के कई डॉक्यूमेंट पहले ही ले लिए थे। इन्हीं डॉक्यूमेंट के जरिए ठगी का आखिरी प्लान शुरू हुआ। पीड़ित छात्र बताते हैं कि इसके बाद इन ठगों ने जाल में फंसे सभी छात्रों के नाम पर लोन की प्लानिंग की। छात्रों को बताया गया कि विदेश में नौकरी के लिए 3-3 लाख रुपए की फीस लगेगी, लेकिन यह पैसा उन्हें देना ही नहीं है, बल्कि लोन के जरिए मिल जाएगा।
आरोपियों ने कोर्स की फीस के लिए सत्या फाइनेंस नाम की एक कंपनी से समझौता कर रखा था और इसके जरिए सभी छात्र के नाम पर बैंक से 3-3 लाख रुपए का लोन करा लिया। यानी करीब 12 करोड़ रुपए ठगों ने छात्रों के नाम पर लोन लेकर अपने पास रख लिया। छात्रों को बताया गया कि कोर्स पूरा होने के बाद नौकरी मिलने पर सैलरी से ये ईएमआई कटेगी। जैसे ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिला, उसमें कोई एड्रेस नहीं था, तभी हमने बोला कि आप अपना ज्वाइनिंग लेटर रख लीजिए, मुझे जॉब नहीं करनी है, मेरे पैसे मुझे रिफंड कर दीजिए। तो उन्होंने साफ से बोल दिया कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, पैसे कंपनी के अकाउंट में आए। तभी मैंने कॉल कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि इन ठगों ने कितने शातिराना तरीके से छात्रों को फंसाने का प्लान बनाया था। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि इतना सब होने के बावजूद ना तो किसी छात्र को और ना ही इनके पेरेंट्स को इनकी जालसाजी पर शंका हुई, जिसकी वजह से ये अपने प्लान में पूरी तरह से सक्सेस हो चुके थे। और जब इन पीड़ित छात्रों को इनकी चालबाजी और खुद के ठगे जाने का पता चला तो सभी युवकों के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। पीड़ित छात्रों के पास कुछ ही दिन बाद लोन के नोटिस आने लगे, लोन की किश्त भरने को कहा जाने लगा। इसके बाद छात्रों ने कंपनी से कांटेक्ट किया तो उन्हें कहा गया कि लोन की किश्त भर दो, और फिर अचानक से कंपनी ही गायब हो गई। इसके बाद 50 से ज्यादा पीड़ित छात्रों ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब वहां उनकी सुनवाई नहीं सुनी गई तो IGRS पोर्टल पर इसकी शिकायत हुई। वहीं कुछ छात्रों ने 18 जून को नोएडा के सेक्टर 2 में स्थित कंपनी के ऑफिस के बाहर जाकर भी हंगामा किया। ठग के चक्कर में फंसकर लाखों के कर्ज के दलदल में फंस चुके थे ज्यादातर पीड़ित छात्र, जो अब भी सदमे में हैं। जो छात्र मजबूत फैमिली बैकग्राउंड से आते थे उन्होंने तो लोन का पैसा चुकाया, लेकिन ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जिनके पास लोन की एक भी किश्त चुकाने के पैसे नहीं हैं, और ये सभी छात्र अब पुलिस से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोई जॉब ऑफर दिए जा रहे हैं ऑनलाइन जॉब करने का, या फिर लाइक डिसलाइक जो भी चीज जो आजकल ट्रेंडिंग साइबर क्राइम है उसको गहनता से देखें। अगर काम करने की एवज में वो आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन अमाउंट मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, हाँ, और तो आप ये सतर्क हो जाएं कि हो सकता है आपको वो पैसा देंगे नहीं, बल्कि आपके जो भी जमा पूंजी आपकी बची हुई है वो आपको जॉब देने के नाम पे आपके साथ उल्टा फ्रॉड कर लेंगे और आपका पैसा अकाउंट से निकलवा लेंगे। पिछले कई सालों में विदेश जाने वालों की संख्या में खासी तेजी आई, और इसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो विदेश जाकर जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और इसी का फायदा शातिर ठग उठाते हैं। ऐसे में हम आपसे कहना चाहते हैं कि विदेश में नौकरी करने का सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन नौकरी पाने की चाहत में ठगों के चंगुल में आप ना फंस जाएं, इसलिए किसी के भी बात पर यकीन न करें, उसे क्रॉस चेक जरूर करें, नहीं तो आप भी इसी तरह की जालसाजी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में इस तरह के कई नटवरलाल घूम रहे हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे छात्रों को, सीधे साधे भोले भाले मासूम छात्रों को अपनी जाल में फंसाते हैं, उन्हें लूटते हैं। नोएडा सेक्टर 49 पुलिस ने ऐसे ही 60 ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सलारपुर के पिलर नंबर 81 के पास एक फर्नीचर की दुकान के ऊपर तीसरी मंजिल से इन सभी आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें इस गिरोह के मास्टरमाइंड का नाम वसीम अहमद उर्फ कपिल भाटी उर्फ वसीम पत्रकार बताया जा रहा है। वसीम ने पूछताछ में बताया कि वो अपने साथी रोहित के साथ पिछले 1.5 साल से लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठग रहा है। इनका एक यूट्यूब चैनल है नोएडा डेली जॉब के नाम से, जिसमें नौकरी का विज्ञापन निकालता था, और फिर जो बच्चे इनके जाल में फंसते थे उनसे ये लोग 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 2500 से 3000 तक फाइल चार्ज लेते थे। इन्होंने इसके लिए फर्जी मुहर और लेटर पैड भी बनवा रखा था, जिसे फर्जी ऑफर लेटर निकाल लेते थे और 15 दिन से लेकर 1 महीने बाद की ज्वाइनिंग डेट डाल देते थे। इसके बाद जब छात्र ज्वाइनिंग करने के लिए पहुंचता था तो खुद को ठगा हुआ पाता था, और जब ये पैसा वापस मांगने आते थे तो सोशल मीडिया के जरिए इन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देते थे। भोले भाले छात्रों को ठगने के लिए इन्होंने कई बार ट्विटर हैंडल भी तैयार किया, जिसमें अवेयरनेस न्यूज, वसीम पत्रकार, इसमें कविता चौहान के नाम से भी एक आईडी बनाई गई थी, अरुण कुमार के नाम से भी एक आईडी बनाई गई। नोएडा पुलिस ने इन ठगों के ऑफिस से सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स और पैम्फलेट जब्त कर लिए। साथ ही आरोपी वसीम का फर्जी आधार कार्ड भी पाया गया है, जो इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए बना रखा था। पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है।
ये लोग फंसाते थे जॉब दे करके कि तुरंत ऐड निकालते थे, पैम्पलेट चिपकाते थे जगह जगह कि तुरंत जॉब चाहिए तो आ जाइए, ओप्पो में, सैमसंग में। तो इस तरह से लोग जल्दी आ जाते थे क्योंकि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग इनके लालच में आ जाते थे। फर्जी आईडी ट्विटर भी चलाते थे। जब कोई पैसा मांगने आता था तो उसको डरवाने के लिए उसके खिलाफ, ताकि वो पैसा ही न मांगने आए। और चूंकि अमाउंट जो होता था बहुत छोटा होता था, 2000 से 2500, 3000, तो इनको लगता था कि इसके लिए कोई कितनी बार आएगा। और ये ज़्यादातर शिकार दूर के लोगों को बनाते थे, क्योंकि कोई दूर से आएगा तो सोचेगा कि इतना तो मेरा किराया ही लग जाएगा, जितना पैसा वापस नहीं होना है। तो इसका ये पूरा फायदा उठाते थे। लेकिन सवाल यह है कि इसका उपाय क्या है। साइबर क्राइम में इजाफा लगातार देखा जा रहा है। साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग तरीके से लोगों को चपत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले मेरे पास भी एक मैसेज आया जिसमें लिखा गया था कि आपका एक पार्सल आपके करीब के डाकघर में फंसा हुआ है, जिसमें पता गलत होने की वजह से वो पार्सल आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डिटेल्स दें, जिससे कि आपका पार्सल आप तक पहुंच जाए। जबकि मैं इस बात को जानता था कि मैंने कोई भी पार्सल भारतीय डाक या किसी भी कुरियर के जरिए हाल के समय में नहीं मंगाया। इसलिए पहला क्रॉस पॉइंट यह चेक हुआ। दूसरा चेक पॉइंट यह था कि जिस भी मीडियम के जरिए वो मैसेज आया था, वो मीडियम सही नहीं थी, वो मीडियम संदिग्ध था। यानी जिस आईडी से वो मैसेज आया था। तो इस तरह से एक एक पॉइंट को चेक करके आप इस तरह के फर्जीवाड़े से बच सकते हैं। वैसे नोएडा में नौकरी के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े को कैसा रोका जाए और कैसे इस गिरोह के ठग पर एक्शन लिया जा रहा है और आप कैसे सावधान रह सकते हैं, इसे लेकर हमने नोएडा के एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र से बातचीत की। ये क्या गैंग था और कैसे ये लोग अपना लोगों शिकार फंसाते थे लोगों को? ये सेक्टर 49 क्षेत्र की घटना है, जहां पर कि कुछ लोगों के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनसे धोखाधड़ी की जा रही है और उस पर एसीपी तृतीय के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और जिसे बड़ी सफलता मिली है। इसके अंतर्गत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। ये लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, इसमें बीटेक भी किए हुए हैं। इनके सोशल साइट्स के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये नौकरी का झांसा देते थे, विज्ञापन निकलवाते थे और जो लड़के होते हैं जो कि रोजगार की तलाश में हैं उनको बुलाते थे और उनसे पैसा लेते थे और उनके साथ जब वो नौकरी के लिए दोबारा आते थे तो उनको धमकाते थे और उनको वापस कर देते थे। तो ये नौकरी का ऐड लोगों को या कैसे देते थे, लोग कैसे जानते थे कि ये नौकरी दिला रहे हैं? ये मैंने बताया आपको, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करते थे और प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल भी करते थे। और चूंकि संज्ञान में ये भी आया कि जब लड़के आते थे और इनसे मांगते थे तो फिर इन्होंने अपना कई अवेयरनेस न्यूज और कुछ और बदल बदल के नामों से कुछ अपना इन्होंने बना रखा था अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईडी, और जिस आईडी के माध्यम से वो उनको डराते थे और धमकाते थे और पैसा हजम कर जाते थे। सर, गैंग में कितने लोग काम कर रहे थे और कब से काम कर रहे थे? देखिए, अब तक की जानकारी जो मिली है पिछले 1.5-2 वर्षों से सक्रिय थे और कई 100 लोगों को इन्होंने ठगी की है और धोखाधड़ी की है उनके साथ में, और जिसमें कई लोग हैं और जो अभी तक 7 लोग इसमें पकड़े गए हैं। हम लोग जो इनके मोबाइल फोन हैं, जो इनके पास रजिस्टर मिले हैं, हार्ड कॉपी मिली है कुछ चीजें, उससे हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। अभी उम्मीद है कि इसमें और भी लोग पकड़े जाएंगे। चलिए उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हैं बिहार की तरफ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि ठग हमेशा आपको लालच देगा, यानी जहां लालच है वहां पर किसी तरह का स्कैम हो सकता है। सावधान हो जाइए वहां पर। आगे बढ़ते हैं बात बिहार के। बिहार में सुशासन पर सवाल है क्योंकि मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी पार्टी के चीफ के पिता की निर्ममता से हत्या कर दी गई। यह वही इलाका है जहां पर मुकेश सहनी के पिता रहा करते थे। ये तस्वीर जो जिस घर की आप देख रहे हैं, ये वही घर है जहां पर उनके पिता रहा करते थे। लेकिन आज जब यह खबर आई, इसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। एक पॉलिटिशियन के पिता जो सुरक्षित नहीं है, उनकी कुछ इस तरह से हत्या की गई जिसे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। और इसलिए बिहार में सुशासन पर भी सवाल, पूरी तरह से सियासी बवाल है। क्यों, बताते हैं। बिहार की राजनीतिक में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नाम से आप सभी परिचित होंगे। आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर के अंदर
मछली का आनंद ले रहे थे। वही मुकेश सहनी और उन्हीं के पिता जीतन सहनी की बात हो रही है। जीतन सहनी की निर्ममता से हत्या कर दी गई। यह हत्या घर में घुसकर की गई। इसके बाद न सिर्फ बिहार के सुशासन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, बल्कि सियासी घमासान भी मचा हुआ है। बिहार में विकासशील इंसाफ पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार की सबसे बड़ी हत्या को लेकर सियासी बवाल मचा है, क्योंकि दरभंगा में हुई बेहद निर्मम तरीके से हत्या को लेकर सवाल पर सवाल हो रहे हैं। लेकिन हत्या का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हत्या की गई है, शरीर को कई हिस्से में काटने की कोशिश की गई है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई रंजिश का मामला हो। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम भले ही बना दी गई है, लेकिन यह बवाल जल्दी थमेगा नहीं। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया है। इस हत्या की खबर जैसे ही आई, राजनीति के बड़े बड़े नेताओं ने तुरंत मुकेश सहनी को फोन कर उन्हें यह आश्वासन दिया कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद जा रहा हूँ और शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है। मुकेश सहनी के मामा यानी जीतन सहनी के साले ने भी अपने जीजा की निर्मम हत्या को लेकर सुशासन के दावों पर सवाल उठाया है। लेकिन यहाँ जो पीछे से वार किया है और जिस तरह से वार किया है, निश्चित रूप से यह लड़का सब वार किया है। यहाँ के पब्लिक ही हत्या किया है, निश्चित रूप से, उसमें कोई दो राय नहीं। उधर पुलिस भी पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मोबाइल टावर और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। घर के बाहर एक अलमारी भी मिली है जिसमें पैसे और कुछ कागजात मिले हैं जिनकी जांच हो रही है। घर में मिले दूसरे सामानों को भी जब्त कर उसकी तहकीकात की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे, ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार में हुई सबसे बड़ी सियासी हत्या में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में सुशासन के दावे फेल हो गए हैं? क्या बिहार में फिर से जंगल राज वापस आ गया है? इस मामले को लेकर हर कोई बिहार के सुशासन को लेकर सवाल पूछ रहा है। नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में उनके आने के बाद बहुत अच्छे तरीके से सुधार हुआ है, लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी नेता पूछ रहे हैं कि क्या बिहार का सुशासन मॉडल यही है? और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें मुकेश सहनी अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए अपने गांव पहुंचे हैं, जहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस हत्याकांड पर सवाल उठाया। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरने की कोशिश की, जबकि बीजेपी इस मामले पर कह रही है कि ये अपराध का मामला है और इसमें जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार भी कड़े एक्शन की बात कर रहे हैं, सख्त जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सीधा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में
हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। इंडिया बोल रहा है मैं बात ट्रेनी ऑफ आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर की, जिनको लेकर हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। कुछ दिनों पहले तक ऑडी में लाल बत्ती लगाकर घूमने वाली पूजा खेडकर की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई और पूजा खेडकर को फिर से आईएएस की ट्रेनिंग का पाठ पढ़ाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यूपीएससी में नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई। पूजा खेडकर को 23 जुलाई तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। जांच पूरी होने तक पूजा वहीं रहेंगी। इससे पहले पूजा को 15 से 19 जुलाई तक अकोला में आदिवासी विकास ट्रेनिंग परियोजना में ट्रेनिंग के लिए शामिल होना था, लेकिन वाशिम जिला अधिकारी ने इस पर रोक लगा दी। अब तक पूजा के ऊपर विकलांगता का गलत प्रमाण पत्र देकर और फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट के जरिए आईएएस बनने के आरोप लग रहे थे। लेकिन अब पूजा खेडकर को लेकर एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है और पता चला है कि पूजा खेडकर ने यूपीएससी अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए भी फर्जीवाड़े का सहारा लिया था। जांच में खुलासा हुआ है कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। कैट में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम हैं। पूजा ने 2020 के आवेदन में अपना नाम पूजा खेडकर दिलीप राव लिखा था। इसमें पूजा ने अपनी उम्र 30 साल बताई थी, जबकि 2023 के कैट के एप्लीकेशन में इसने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर लिखा था, जहां पर उम्र 31 साल बताई गई। तो सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या 3 साल के दरमियान पूजा खेडकर की उम्र 1 साल ही बढ़ी? ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान 3 साल जिए और उम्र 1 साल बढ़े? दरअसल यूपीएससी में जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट को 32 साल की उम्र तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है। वहीं ओबीसी कैटेगरी का छात्र 35 साल तक 9 बार परीक्षा दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूजा ने कुल 11 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी है, इसलिए जांच गहरी है। सोमवार देर शाम पुलिस की एक टीम पूजा के वाशिम वाले घर पर गई, जहां पुलिस ने पूजा से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है पूजा ने वाशिम कलेक्टर भुवनेश्वरी एस से ऑर्डर लेकर कुछ जानकारी साझा करने के लिए खुद ही पुलिस को फोन किया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से पूछताछ करने के लिए पुलिस पहुंची थी। कहा जा रहा है इसके बाद महिला पुलिस पूजा के घर गई थी और पूछताछ भी करके आई है। इस पर पूजा खेडकर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। उसको जांच किए, आप प्लीज उसको स्प्रेड मत कीजिए। पुलिस को कल जो फीमेल पुलिस कर्मचारी थी 2 थी, उनको मैंने बुलवाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था, इसीलिए फीमेल कर्मचारी कल मेरे घर पे आए। क्या मामला था? मैं अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, बट जब भी वो होगा तो सबके सामने वो जो भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हिडन है, जो भी है सबके सामने। कमेटी का कम्युनिकेशन होता है, आपको भी पता है। इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखने के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसीलिए ये पब्लिक के साथ या मीडिया के साथ ये शेयर नहीं किया जा सकता। मैडम तुम्हारा लेकिन इस बीच सोर्सेज से एक बड़ी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए। बड़ी खबर आ रही है, इसी खबर से जुड़ी हुई पूजा खेडकर ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सूत्र बता रहे हैं पुणे के डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुणे के डीएम ने ही पूजा के ट्रांसफर का ऑर्डर दिया था। आपको बता दें, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। पुणे के डीएम ने पूजा के ट्रांसफर का ऑर्डर दिया था और खबर यह आ रही है कि पूजा खेडकर ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी मिल रही है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। पूजा खेडकर की विकलांगता सर्टिफिकेट को लेकर भी एक और खुलासा हुआ है।
और पता चला है कि पूजा खेडकर ने 2 बार विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। पुणे के औंध अस्पताल ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। अस्पताल ने पूजा के आवेदन के जवाब में कहा कि आपने 23 अगस्त 2022 को विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। आपकी ओर से बताई गई बीमारी लोकोमोटर विकलांगता की मेडिकल टीम ने 11 अक्टूबर 2022 को जांची थी। टीम ने रिपोर्ट के आधार पर आपके दावे को उचित नहीं माना। लोकोमीटर विकलांगता हड्डियों या मांसपेशियों को प्रभावित करती है, जिसके कारण हाथ पैर के मूवमेंट में परेशानी हो सकती है। इसके बाद उन्होंने पिंपरी चिंचवाल के सरकारी अस्पताल में विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन उसे लेकर भी खुलासा हुआ कि पूजा के बाएं घुटने में 7% की लोकोमीटर दिव्यांगता थी, जबकि सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ का फायदा उठाने के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता 40% की है। पूजा खेडकर अब चारों तरफ से मुश्किलों में घिर गई है। केंद्र सरकार ने 11 जुलाई को पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया था, जो पूजा से जुड़े एक-एक विवाद की जांच कर रही और एडिशनल सेक्रेटरी की कमेटी 2 हफ्तों में जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद पता चलेगा कि पूजा खेडकर के और कितने दबे हुए राज हैं जो एक-एक कर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पूजा के माता जी को लेकर भी खुलासे हो रहे हैं। पूजा खेडकर का विवाद सामने आने के बाद पूजा की मां का पिस्टल से किसानों को धमकाने वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। अब इसे लेकर कहा यह जा रहा है कि मनोरमा खेडकर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूजा खेडकर की मां पर दबंगई दिखाने का आरोप है। गांव के लोगों का कहना है कि पूजा खेडकर की मां ने पिस्टल का धौंस दिखाकर किसानों की फसल जलवा दी, लोगों की जमीनें हड़प ली, उस पर बंगला बनवा लिया, जिसे लेकर अब पूजा की मां के खिलाफ जांच की जा रही है। किसानों को पिस्टल से धमकाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुणे पुलिस ने मनोरमा खेडकर और उनके पति दिलीप खेडकर के साथ 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुणे पुलिस मनोरमा खेडकर से पूछताछ के लिए उनके घर गई थी, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। ऐसे में पुलिस घर पर नोटिस चिपकाकर वापस आ गई थी और अब पूजा की मां की तलाश पुलिस कर रही है। यानी कि एक बात तो साफ है कि इस मामले में पूजा खेडकर और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। इस खबर पर अपडेट हम आपको देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। जम्मू में लगातार हो रहे हमले और जवानों की शहादत पर हिंदुस्तान बदला मांग रहा है। बदला आतंकिस्तान से, बदला आतंकियों से, बदला उन लोगों से जो इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे फिर वो सीमा पार ही क्यों ना बैठे हों, क्योंकि हमारे जवानों की खून का एक एक कतरा जो भारत की सरजमी पर गिरा, उसका हिसाब चाहिए। शहादत का बदला मांग रहा है हिंदुस्तान। आंसुओं के एक एक कतरे का हिसाब मांग रहा है देश। जवानों की शहादत का हिसाब कब? आतंकी फन कुचलने का एक्शन कब? एक और स्ट्राइक, तब होगी पाकिस्तान की हवा टाइट। हिंदुस्तान एक्शन की मांग कर रहा है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक बार फिर से स्ट्राइक की मांग की जा रही है। आतंक के सफाई की मांग हो रही है। सबसे बड़े प्रहार की डिमांड हो रही है। क्यों? ये डिमांड इसलिए हो रही है क्योंकि डोडा में आतंकियों ने सेना पर एक बार फिर से निशाना बनाया, जिसमें कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। पुलिस के सिपाही ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया। इसलिए हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए, आतंकियों का सफाया चाहिए। ये तस्वीरें देखकर आज हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। मैं आपको नाम बताता हूं।
जो इस कायराना आतंकी हमले में शहीद हुए, जिन जवानों ने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा, शहीद सिपाही अजय सिंह, शहीद सिपाही ब्रजेंद्र सिंह, शहीद सिपाही नायक डी राजेश। और इसलिए उन आतंकियों से बदला लेने के लिए जिन आतंकियों ने हमला किया, सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वॉल पे विजुअल लेकर आइए, तस्वीरें दिखाइए। आइए देखते हैं किस तरह से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये देखिए, ये वही इलाका है जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। उनको पता है कि उनका काल नजदीक है, उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्मी से पंगा लिया है। इसलिए सर्च ऑपरेशन शुरू है, सर्च ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों में छिपे आतंकियों की एरियल व्यू से तलाश की जा रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी उन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से, यानी कि घना जंगल होने की वजह से आतंकियों को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। और यह भी कहा जाता है कि इस इलाके में जहां पर ये अटैक बार बार हो रहे हैं, जम्मू के रीजन में खासतौर पर कई नेचुरल केव्स हैं, गुफाएं हैं, जहां पर आतंकी छिपे रहते हैं और जवानों को आता देख उन पर सीधे गोली बरसाना शुरू करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर रमन सैनी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और हम उनसे अपडेट्स लेंगे। रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमन से अपडेट लें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ और कैसे पूरा हिंदुस्तान बदले की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर, जहां पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। कश्मीर से आतंक का सफाया होने के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अब जम्मू में दहशतगर्दी का खेल खेल रहा है, सेना को टारगेट कर रहा है, शांतवादी को फिर से अशांत करने का दम भर रहा है। जिसके खिलाफ हिंदुस्तान में बदले की मांग तेज हो गई है। डोडा जिले के डेसा में आतंकवादी हमले में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके बाद आतंक खिलाफ पूरे देश में उबाल है। लोगों की आतंक को जड़ से खत्म करने की मांग है। देश के 5 वीर सपूत जिन्होंने मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, उनकी वीरता को नमन कर रहा है। ये तस्वीर है कैप्टन ब्रजेश थापा की, जो डोडा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। युवा कैप्टन की शहादत पर पूरा देश उन्हें सैल्यूट कर रहा है, तो आतंक के खिलाफ गुस्से में लाल भी हो रहा है। कैप्टन थापा के सर्वोच्च बलिदान की खबर उनके घर पहुंची तो हर कोई गमगीन हो गया। देश शहीद तो देश के लिए तो हुआ है ना, लेकिन जो लॉस हम लोग को हुआ है वो तो कभी भी तो फुलफिल हो ही नहीं है। सब लोग तो बोलता है देश के लिए शहीद हो गया, अब वो तो नेचुरल बॉर्न एंड बॉट अप आर्मी एरिया में हुआ। उसका डैडी तो आर्मी में था, कर्नल था। हमें ये जो भाई शहीद हुए हैं, इससे हम लोग बहुत दुखद बात है कि इतना अच्छा रियल हीरो जो हम लोग देश का सेवा करता है, इसका देहांत पे हम लोग बहुत ही दुखित है। और नगरवासी से निवेदन है कि सभी उनका जो सब यात्रा में शामिल होने की चेष्टा करें। प्राउड ऑफ ऑनर है कि जो देश के लिए शहीद हुआ है, ऐसा व्यक्ति हम लोग देश में और भी जरूरत है, जो कि देश का बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए अपना जान हथेली पे लेकर काम करते हैं। 26 साल की उम्र में शहीद होने वाले कैप्टन थापा का जन्म 15 जनवरी को यानी आर्मी डे के दिन हुआ था। इनके परिवार की 3 पीढ़ियां सेना में रह चुकी है। पिता भुवनेश थापा कर्नल रैंक से रिटायर्ड हैं। जवान बेटे की शहादत से परिवार को गहरा सदमा लगा है, लेकिन मां नीलिमा का कहना है कि अगर हम अपने बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। बेटे के बलिदान पर पूरे परिवार को गर्व है और ऐसे परिवार पर
पूरे भारत को गर्व है। क्या बोल सकते हैं, हमें क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना, हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation, and but only thing is that we will be missing him. कैप्टन ब्रजेश थापा 2019 में सेना में भर्ती हुए। पासिंग आउट परेड के दौरान पिता कर्नल भुवनेश थापा और मां नीलमा बेटे को बैच पहनाए थे। ब्रजेश थापा अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 2019 में आर्मी में कमीशन हुए। 2 साल के लिए उनकी तैनाती 10 राष्ट्रीय राइफल्स में हुई। डोडा के जंगलों में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद अजय सिंह और ब्रजेंद्र सिंह राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले थे। दोनों जवान राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। अजय सिंह के पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में हवलदार रह चुके हैं। कमल सिंह 2015 में रिटायर हुए थे। अजय 18 जुलाई को छुट्टी पर आने वाले थे, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा। राजस्थान के दूसरे वीर सपूत विजेंद्र सिंह 2018 में आर्मी में भर्ती हुए। उनकी शादी 2021 में हुई। उनका छोटा भाई भी आर्मी में है। विजेंद्र की शहादत की खबर आने के बाद पूरा परिवार सदमे में है। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए नायक डी राजेश ने भी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सेना ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। सेना ने कहा कि भारतीय सेना के सभी अधिकारी उन बहादुर जवानों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने डोडा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ताकि क्षेत्र में शांति सुनिश्चित हो सके। भारतीय सेना इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोडा में आतंकवादियों के लगातार हमले पर सेना प्रमुख से बात की। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र हमारे उन सैनिकों के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रहेगा और हमारे सैनिक आतंकवाद को खत्म करने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए जम्मू में सेना ने आतंकवादियों के खात्मे का एक बड़ा अभियान चलाया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। और हमारे साथ रमन इस वक्त जुड़ रहे, सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं उनके पास क्या अपडेट है। रमन, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर, और अभी तक सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी विवेक, देखिए सर्च ऑपरेशन जो है वो पिछले 24 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो बीत चुका है। देसा का जो जंगल है वो पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है और वहाँ पर चप्पे चप्पे को खंगालने की तैयारी जो है वो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एसओजी के विंग है उनके जवानों की तरफ से कर दी गई है। आज सुबह से ही जो है सीनियर अधिकारी एडीजीपी जम्मू जो है आनंद जैन उस मौके पर पहुंचे थे। भारतीय सेना के जवानों से और अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और उसके बाद एक रणनीति तैयार की गई है कि आखिरकार कैसे उन सभी आतंकवादियों को ढेर किया जाएगा। अगर मैं शुरुआत से आपको थोड़ा सा इस पे ब्रीफ बताऊं कि ये ऑपरेशन जो है आखिरकार शुरुआत कैसे हुई थी। कल शाम को 4 बजे के आसपास में 10 आरआर के जो जवान थे उनको ये जानकारी मिलती है कि देसा के उरद बग्गी इलाके के अंदर 3 से 4 आतंकवादियों की मूवमेंट जो है वो ट्रेस हुई है। इसी सटीक जानकारी के आधार पर कैप्टन ब्रजेश थापा जो है वो 26 सैनिकों की एक टुकड़ी को लेकर उस इलाके के अंदर पहुंचते हैं। करीबन 3 से 4 घंटे का पैदल सफर तय करने के बाद पहाड़ी पर चढ़ते हैं। वहां पर उस टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 13 जवानों की एक टीम बनाई जाती है और कैप्टन ब्रजेश थापा जो है वो एक टीम को लीड करते हुए उस इलाके में आगे बढ़ते हैं जिस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलती थी और वहीं पर आतंकियों ने अम्बुश लगाकर रखा हुआ था और आतंकियों ने जैसे ही कैप्टन ब्रजेश थापा की टुकड़ी को आते हुए देखा, सबसे आगे कैप्टन ब्रजेश थापा ही थे और उन पर जो है वो आर्मर प्रीचिंग बुलेट जो बुलेट प्रूफ को भी भेज सकते हैं, चाइना मेड ये बुलेट है, स्टील
स्टील की टिप इसमें होती है, उन गोलियों से जो है अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इनिशियल फायर फाइट में ही 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं उसमें जख्मी हो जाते हैं और बाद में उनको शहादत हासिल होती है। उसके बाद से ही उस पूरे इलाके को, पूरे जंगल को जो है वो चारों तरफ से घेर लिया जाता है। आपने जिस बुलेट की बात की है रमन, वो बुलेट दर्शकों को दिखा देते हैं। डोडा में सेना के जवानों पर हमला करने के लिए AK-47 की 7.62 mm की स्टील पियर्सिंग गोलियों का इस्तेमाल किया गया। विजुअल लेके आइए स्क्रीन पर, उस स्टील पियर्सिंग का जो विजुअल हमें रमन ने भी भेजी और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रमन, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को जिस स्टील पियर्सिंग बुलेट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब सवाल यह कि स्ट्रैटेजी बदली सी नजर आती है। नक्सली जिस पैटर्न का इस्तेमाल करते थे जंगलों में छिपकर लड़ाई लड़ने के लिए, गोरिल्ला वॉर का, उस पर अब आतंकी आ गए हैं। और जम्मू का रीजन इसलिए मुफीद है क्योंकि जम्मू में डेंस फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। आतंकी हमला करके पहले जवानों को चुनौती दी जाती है, उसके बाद जवान जब पहुंचते तो एम्बुश किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब रणनीति जो है वो पूरी तरीके से बदल गई है। 90 के दशक में हम देखते थे कि जो आतंकी आते थे वो सुसाइडल अटैक करते थे, यानी कि खुद अपने आप को भी फायरिंग करते हुए अपने आप को भी मर जाते थे और काफ़ी नुकसान जो है वो भारतीय सेना या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है, सुरक्षा बलों के जवान है, उनको पहुंचाते थे। लेकिन अब जो ये नई स्ट्रैटेजी 2021 से शुरुआत हुई है, इसमें पूरी तरीके से रणनीति में बदलाव लिया गया है और इसमें ये जानकारी मिल रही है कि ये जो आतंकी आ रहे हैं, खासतौर पर जो लश्कर के या फिर जैश के जो आतंकी हैं, इनको हार्डकोर ट्रेनिंग दी जाती है। जंगल में किस तरीके से सरवाइव करना है, इस बात की ट्रेनिंग जो है वो पीओके के अंदर दी जाती है और इस ट्रेनिंग को वहां के खुद एसएसजी को कमांडोज जो हैं वो दे रहे हैं। जानकारी इस बात को भी लेकर निकल कर आ रही है कि जो ये आतंकियों का दल आया हुआ है, जिसमें 60 से 70 आतंकी पिछले 6 महीने में घुसपैठ किए हैं, उसमें करीबन 8 से 10 ऐसे कमांडोज हैं जो पाकिस्तान के रेगुलर एसएसजी के फोर्स के जवान हैं। तो वो इस समय जिस तरीके से उनको स्नाइपिंग में महारत हासिल है, तो जंगल में बैठकर दूर से आती हुई जो गाड़ी होगी उसको वो स्कूप के माध्यम से, जो स्कोप उसके ऊपर लगा होता है उसके माध्यम से नज़दीक तक देख सकते हैं और उस पर एक पिन पॉइंट ऑपरेशन जो है वो करते हैं। पिन पॉइंट सटीक निशाना लगाकर ड्राइवर को, जो अगर कोई गाड़ी लेकर आता है तो ड्राइवर को हिट कर उसके बाद आसपास में जो आतंकी होते हैं वो फायरिंग कर वहां पर भारतीय सेना को जवान को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि कह रहा हूं बार बार कि जो पीओके में टेरर कैंप फिर से पनप गए हैं, जिसका इलाज पहले भारत ने कर दिया था, वो दोबारा उस टेरर कैंप्स के इलाज की जरूरत है जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। पाकिस्तान एक तो सीज फायर का झंडा लेकर बैठा है कि हमने भाई फायरिंग नहीं करनी है, लेकिन सीज फायर के आड़ में इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ और उसके बाद इस तरह के टेरर अटैक्स, इसलिए इनका इलाज बहुत जरूरी है। रमन, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। आज जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन ने डोडा के देसा इलाके का दौरा किया जहां पर मुठभेड़ हुई थी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस इलाके में पहुंचे, यहां पर जायजा लिया, जानने की कोशिश की कि इलाका कैसा है, टेरेन कैसा है और मुठभेड़ कहां पर हुई थी। लेकिन क्या सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि हमें एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए? मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि जम्मू में 34 दिन में 5वां एनकाउंटर है। पहला एनकाउंटर 11 जून, आतंकियों ने सेना की पोस्ट पर फायरिंग की, 5 जवान, एक पुलिस के अधिकारी घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली। दूसरा एनकाउंटर कोटा टॉप में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में जो कांस्टेबल थे वो घायल हो गए। तीसरा एनकाउंटर 26 जून गंडो में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़, ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का 1 जवान घायल हुआ। चौथा एनकाउंटर 9 जुलाई गढ़ी भगवा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। घने जंगल का फायदा उठाकर यहां आतंकी भाग गए। 5वां एनकाउंटर 15 जुलाई सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना पर फायरिंग हुई, पुलिस का एक और सेना जो है जवान और सेना के 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों की तलाश जारी है, नाकेबंदी की गई है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, हम इन आतंकियों के पीछे पीछे कब तक भागते रहेंगे? जम्मू रीजन में कई आतंकी संगठन एक्टिव बताए जाते हैं, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का एक और आउटफिट कश्मीर टाइगर्स, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स के नाम से भी एक टेरर संगठन है जो इस इलाके में एक्टिव है। जम्मू रीजन में पिछले 78 दिन में 11 आतंकी हमले हो चुके हैं। उधमपुर में 28 अप्रैल को अटैक किया गया, पुंछ में 4 मई को हमला हुआ, रियासी में 9 जून को हमला किया गया। रियासी में तो भक्तों की बस को निशाना बनाया गया था।
जिसमें ऑल आइज ऑन रियासी की चर्चा हुई थी। सोशल मीडिया पर बहुत बातें हुई थी। राजौरी में 7 जुलाई को घटना हुई, डोडा में 11 जून, 12 जून, 26 जून, 9 जुलाई, 15 जुलाई, कठुआ में 11 जून, 8 जुलाई। आखिर कब तक हम अपने जवानों को यूं ही एक एक कर खोता हुआ देखते रहेंगे? कब तक हमारे जवान यूं ही हमसे बिछड़ते रहेंगे? इसलिए वक्त आ चुका है कि आतंकिस्तान का ही काम तमाम कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बात आज की एक और बड़ी खबर की। आधा हिंदुस्तान इस वक्त सैलाब की चपेट में है। ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब काल चल रहा है और आधा हिंदुस्तान बेहाल पड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, आप जहां आप देखेंगे इन इलाकों में कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। पुल के पुल बहे जा रहे हैं, लोगों के पास रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए भी जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ रही है। घर डूब गए हैं, लोगों के आशियाने डूब गए हैं, लोग घर से बेघर हो गए, दरबदर हो गए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो या फिर उत्तराखंड या गुजरात, इन राज्यों में सैलाब की विनाश लीला जारी है। गांव के गांव बाढ़ में डूब गए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर सैलाब है, मानो दरिया बह रही हो। उफनती नदियां तांडव मचा रही हैं, जिंदगी बाढ़ के विध्वंस से जूझ रही है। कहीं आकाशीय बिजली कहर ढा रही है तो कहीं बादल फाड़ बारिश का कोहराम है। गंगा नदी मानो खुद में सब कुछ समाने को बेताब हो। गंगा का उफान डरा रहा है। उत्तराखंड की मुनि की रेती की तस्वीर देखिए, जहां नाव घाट पर गंगा स्नान करने आए मां बेटे नदी के तेज बहाव में डूबने लगे। गनीमत रही कि उत्तराखंड पुलिस के जवान मौके पर तैनात थे और उन्होंने दोनों को सुरक्षित बचा लिया। बद्रीनाथ हाईवे पर एक बार फिर बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से आए मलबे में 4 नेपाली मजदूर दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। ये सभी मजदूर कच्ची झोपड़ी बनाकर रह रहे थे और जोशीमठ के पास भूस्खलन का शिकार हो गए। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार तक बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने तटवर्ती राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एमपी के आगर मालवा जिले की तस्वीरें देखकर दिल कांप उठता है। यहां भी लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। आगर में गंगड़ा, गाता नेवारी में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी के 17 जिले अभी भी बाढ़ का विकराल तांडव झेल रहे हैं। घाघरा, राप्ती, सरयू, गंगा और शारदा समेत दर्जनों नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। गोरखपुर में जल तांडव की तस्वीरें देखिए। राप्ती नदी ने शहर को घेर लिया है। निचले इलाके डूबे नजर आ रहे हैं। दूर तक जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही दिख रहा है। नदी के किनारे मौजूद मंदिर और धार्मिक स्थल भी जलमग्न हो चुके हैं। जिले के 48 गांव बाढ़ का विनाश झेल रहे हैं। प्रशासन प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा है। ये खतरे के निशान से करीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है, बट अब ये नदी स्टेबल हो गया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा लेवल रिसीड करेगा। टोटल जनपद में करीबन 48 गांव के आसपास प्रभावित हुआ है। अगर आप घाघरा और राप्ती नदी को देखेंगे तो सभी गांव में जो जितने प्रभावित गांव हैं वहाँ पे राशन वितरण, फूड पैकेट सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। रेगुलर बंधों की पेट्रोलिंग की जा रही है। जितने भी रेन कट्स हुए थे अराउंड 1 वीक पहले उसको ठीक करा लिया गया। अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित गांवों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बाढ़ग्रस्त गांव में 28 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। राशन के बाद जरूरी सामान भी वितरित किया जा रहा है। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ का तांडव जारी है। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 276 गांव प्रभावित हैं, जबकि बलरामपुर में 41 गांव जल प्रलय झेल रहे हैं। कुशीनगर में 44, शाहजहांपुर में 57 और सिद्धार्थनगर में 242 गांव डूबे हुए हैं।
हरदोई में भी 143 गांव जलमग्न हैं। यूपी के दूसरे जिलों में भी बाढ़ का विनाश भयंकर है। लखीमपुर खीरी के कई गांवों में हालात बेहद मुश्किल भरे हैं। पिछले 15 दिन से गांव दरिया बने हुए हैं, सड़कों पर झील जैसा पानी है। आलम यह है कि जिंदगी नाव पर टंगी है। बिहार में भी कई गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। कटरा प्रखंड में बागमती और लखनदेही नदी उफान पर हैं। बाढ़ के पानी से बकुची, पतारी, अंदामा, बसघट्टा, नवादा, गंगेया गांव की करीब 50,000 से ज्यादा आबादी घिर गई है। आने वाले कुछ घंटों के लिए गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेज बारिश का अलर्ट है। तो वहीं राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। यानी आने वाले दिनों में बारिश के बाद उन इलाकों में मुश्किल और बढ़ने वाली है जहां बाढ़ का पानी आफत बना हुआ है।